हेलो गाइस, आज हम इस वीडियो में इंडस्ट्रियल सेक्टर को डिस्कस करने वाले हैं कि ईव ऑफ इंडिपेंडेंस पर इंडियन इंडस्ट्रियल सेक्टर की सिचुएशन कैसी थी। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारतीय उद्योग की स्थिति कैसी थी। तो पहले मैं आपको ये क्लियर कर दूं कि 1757 से पहले, स्वतंत्रता प्राप्ति से पहले जो है इंडिया में जो इंडियन इंडस्ट्रियल सेक्टर है वो कुछ स्पेसिफिक प्रोडक्ट में, कुछ विशेष वस्तुओं में वर्ल्ड वाइड मोनोपोली एंजॉय कर रहा था। मतलब पूरे विश्व में अपना एकाधिकार एंजॉय कर रहा था। पूरे विश्व में भारतीय उद्योग का 1757 से पहले एकाधिकार था और वो मोनोपोली स्पेशली हैंडीक्राफ्ट गुड्स में थी, हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री में। मतलब कि उन चीज़ों में जिन्हें भारत जो है पूरी दुनिया में हाथों से बनाकर बेचा करता था। फॉर एग्जाम्पल सिल्क की साड़ियाँ इसका सबसे बड़ा, सिल्क की जो साड़ीज़ है वो इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। आओ देखो पढ़ते हैं। Some Indian industries producing certain specific products enjoy worldwide reputation। कह रहा है कि भारत की कुछ इंडस्ट्रीज जो है, भारत के कुछ उद्योग जो है पूरे विश्व में मोनोपोली एंजॉय कर रहे थे। मतलब कि वर्ल्ड वाइड रेपुटेशन एंजॉय कर रहे थे, पूरे विश्व में प्रख्यात थे। फिर क्या कहता है, इंडिया वॉज पर्टिकुलरली वेल नोन फॉर द हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री। और भारत जो सबसे ज़्यादा प्रचलित था वो हैंडीक्राफ्ट मतलब हस्तशिल्प उद्योग में प्रचलित था। लेकिन जैसा कि आपने देखा कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इंडियन एग्रीकल्चर को जो है स्टैग्नेट कर दिया, तो सेम उसी तरीके से ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है बिल्कुल नहीं चाहता था कि इंडियन इंडस्ट्री सेक्टर जो है वो डेवलप हो पाए। इसलिए उन्होंने इंडियन इंडस्ट्री को डिस्ट्रॉय करने के लिए भी अपनी फुल प्लानिंग कर रखी थी। ठीक है, तो कुछ पॉइंट्स मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं, जो पॉइंट्स ये रिप्रेजेंट करेंगे कि कुछ इस तरीके से इंडियन इंडस्ट्री सेक्टर डिस्ट्रॉय हुआ। आओ एक एक करके डिस्कस करते हैं। सबसे पहला पॉइंट, डी इंडस्ट्रियलाइजेशन। डी इंडस्ट्रियलाइजेशन हिंदी विऔद्योगीकरण कहा जाता है इसे हिंदी में। डी इंडस्ट्रियलाइजेशन को समझना आपके लिए जरूरी है और बहुत सिंपल इसे समझ पाना। जैसे कि आपको पता है इंडस्ट्रियलाइजेशन, औद्योगिकरण क्या होता है। इंडस्ट्रियलाइजेशन मीन्स नई इंडस्ट्रीज को लगाना, नए उद्योगों को प्रारंभ करना। और डी इंडस्ट्रियलाइजेशन बिल्कुल उसका उल्टा वर्ड है। अगर कोई इंडस्ट्री ऑलरेडी चल रही है तो उस इंडस्ट्री को खत्म करना और किसी नई इंडस्ट्री को लगाने के लिए किसी भी तरीके का कोई भी प्रमोशन ना देना डी इंडस्ट्रियलाइजेशन कहलाता है। ठीक है, विऔद्योगीकरण। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट इंडियन इंडस्ट्री को डिस्ट्रॉय करने के लिए कुछ ऐसी ही प्लानिंग करके आया था। पॉइंट नंबर पहला, डी इंडस्ट्रियलाइजेशन, विऔद्योगीकरण। और स्पेशली उसने डी इंडस्ट्रियलाइजेशन का ये प्लानिंग किया था इंडियन हैंडीक्राफ्ट, भारतीय उद्योग, वो भी हस्तशिल्प उद्योग। जैसा कि मैंने बताया 1757 से पहले इंडियन हैंडीक्राफ्ट वर्ल्ड वाइड मोनोपोली एंजॉय कर रहा था। तो भारतीय हस्तशिल्प उद्योग को खत्म करने के लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जो है डी इंडस्ट्रियलाइजेशन की पॉलिसी को अडॉप्ट किया। डी इंडस्ट्रियलाइजेशन, विऔद्योगीकरण करने के पीछे ब्रिटिश गवर्नमेंट के मेजर दो ऑब्जेक्टिव थे। एक कि अगर इंडिया में डी इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, इंडिया की खुद की इंडस्ट्री डिस्ट्रॉय हुई, तो आसानी से वो इंडिया से रॉ मटेरियल ब्रिटेन में अपने टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए, कपड़ा उद्योग के लिए ले जा पाएंगे। और दूसरा कि अगर इंडिया का खुद का हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री डिस्ट्रॉय हो गया तो वो बहुत आराम से फिनिश प्रोडक्ट्स, इट मीन्स कि तैयार माल जो है ब्रिटेन से लाके इंडिया में बेच पाएंगे। तो इस ऑब्जेक्टिव के साथ ब्रिटेन ने डी इंडस्ट्रियलाइजेशन, विऔद्योगीकरण किया था। आओ देखो डिस्कस करते हैं। देखना, डी इंडस्ट्रियलाइजेशन, विऔद्योगीकरण, डिक्लाइन ऑफ हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री। जो विऔद्योगीकरण किया गया वो किसको खत्म करने के लिए किया गया? इंडिया में हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री को डिस्ट्रॉय करने के लिए, खत्म करने के लिए इंडिया में डी इंडस्ट्रियलाइजेशन किया गया। अब पॉइंट क्या कहता है देखो, ब्रिटिश गवर्नमेंट सिस्टमेटिकली डिस्ट्रॉय इंडियन हैंडीक्राफ्ट। ब्रिटिश सरकार ने एक योजनाबद्ध तरीके से प्लानिंग करके इंडियन हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री को, भारतीय हस्तशिल्प उद्योग को खत्म किया। ठीक है, और ना मतलब खत्म भी किया उन्होंने इंडियन हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री को। और क्या कह रहा है, नो मॉडर्न इंडस्ट्री बेस्ड वाज अलाउड टू कम अप। ठीक है, और भारत में किसी भी आधुनिक उद्योग को आने की अनुमति नहीं दी गई। इसके पीछे उनके प्राइमरी मोटिव थे, प्राथमिक उद्देश्य थे। जैसा कि मैंने आपको बताया, तो दो मोटिव थे उनके। मोटिव नंबर फर्स्ट देखिए क्या कह रहा है, टू गेट raw material from the India at cheaper rate to be used by upcoming modern industry in Britain। वो भारत से कच्चा माल ले जाना चाहते थे, रॉ मटेरियल चीपर रेट पर, ताकि जो ब्रिटेन में इंडस्ट्री है, जो ब्रिटेन में मॉडर्न इंडस्ट्री है, उसको रॉ मटेरियल लगातार मिलता रहे। एक ये पहला ऑब्जेक्टिव था डी इंडस्ट्रियलाइजेशन के पीछे। और पॉइंट नंबर सेकंड जो डी इंडस्ट्रियलाइजेशन के पीछे था वो ये रहा, टू सेल फिनिश्ड प्रोडक्ट of the British industry in Indian market at the higher price।
जो रॉ मटेरियल वो इंडिया से ले गए थे उसी रॉ मटेरियल से अपने यहाँ पर उन्होंने फिनिश प्रोडक्ट स्पेशली टेक्सटाइल कपड़ा तैयार किया और उस कपड़े को अब ब्रिटेन इंडिया के मार्केट में हायर प्राइस पर उच्चतम कीमत पर बेच देना चाहता था। तो ये दो मोटिव थे ब्रिटेन के डी इंडस्ट्रियलाइजेशन के पीछे, मतलब डी इंडस्ट्रियलाइजेशन ब्रिटेन ने इन दो मोटिव के साथ किया था कि एक तो उन्हें रॉ मटेरियल मिल पाए और दूसरा उनको फिनिश प्रोडक्ट के लिए जो है मार्केट मिल पाए। ठीक है, तो ये पहला पॉइंट था आपका डी इंडस्ट्रियलाइजेशन। जरा और सुनना इसके बारे में थोड़ा सा। द टू फोल्ड पॉलिसी of Britain rule was enforced to ensure the maximum advantage, ध्यान देना, maximum advantage of their home country। जो ये दो पॉलिसी थी ब्रिटेन की डी इंडस्ट्रियलाइजेशन के अंदर, जो दो पॉइंट थे वो इसलिए थे ताकि वो अपनी होम कंट्री को मतलब ब्रिटेन को मैक्सिमम एडवांटेज, अधिक से अधिक फायदा वो ब्रिटेन को पहुंचा पाए। तो क्लास ये आपका फर्स्ट पॉइंट था डी इंडस्ट्रियलाइजेशन। क्लास पॉइंट नंबर सेकंड, एडवर्स इफेक्ट्स ऑफ डिक्लाइन ऑफ हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री। कि जैसा कि आपने देखा कि डी इंडस्ट्रियलाइजेशन में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इंडियन हैंडीक्राफ्ट को डिके करवाने की कोशिश की, डिक्लाइन करवाने की कोशिश की। तो इस बात का क्या एडवर्स इफेक्ट पड़ा इंडियन इकोनॉमी पे? तो इस बात का इंडियन इकोनॉमी पे अगर मैं आपको ओरली बोलूँ तो दो इफेक्ट पड़े हैं। एक, जब हैंडीक्राफ्ट इकोनॉमी का डिके हुआ इंडिया में, हैंडीक्राफ्ट का डिके हुआ इंडिया में, तो इसकी वजह से जो हैंडीक्राफ्ट में स्मॉल आर्टिशंस इंगेज थे, मतलब छोटे हस्तशिल्प कलाकार जो लगे हुए थे, वो सारे के सारे लोग अनएम्प्लॉयड हो गए। और अनएम्प्लॉयड होने की वजह से जो है उन सारे के सारे लोगों को जॉब के लिए अब एक ही रास्ता दिखा, काम के लिए एक ही रास्ता दिखा, एग्रीकल्चर। और एग्रीकल्चर में पहले ही बहुत भीड़ थी इंडिया में और एग्रीकल्चर और प्रेशराइज्ड होना स्टार्ट हो गए। तो पहला, अनएम्प्लॉयमेंट का लेवल बहुत तेजी में बढ़ा। और पॉइंट नंबर सेकंड कि अब जो है जब डिके ऑफ हैंडीक्राफ्ट हुआ तो इसकी वजह से इंडिया का इंपोर्ट लेवल बढ़ गया, क्योंकि वैसे भी इंडियन प्रोडक्ट जो है वो हैंडमेड प्रोडक्ट होते थे, जिसमें जो प्रोडक्ट जो है ब्रिटिश में बने हुए मशीन से बने हुए प्रोडक्ट के सामने कंपटीशन नहीं कर पा रहे थे। तो इस वजह से जो है इंडिया का इंपोर्ट का लेवल भी बहुत ज़्यादा इंक्रीज होना स्टार्ट हो गया। आओ डिस्कस करते हैं एडवर्स इफेक्ट ऑफ द डिक्लाइन ऑफ हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री। जब भारत में हस्तशिल्प उद्योग का पतन हुआ तो इसका क्या एडवर्स इफेक्ट हुआ? क्या कह रहा है? डिक्लाइन ऑफ हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री एडवर्सली अफेक्ट द इंडियन इकोनॉमी। हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री के डिके होने से इंडियन इकोनॉमी पर एडवर्स मतलब नेगेटिव इंपैक्ट पड़ा है, और दो तरीकों से पड़ा है। तब क्या है वो वेज, जरा देखना। पहला, हाई लेवल ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। द डिक्लाइन ऑफ इंडियन हैंडीक्राफ्ट रिजल्टेड इन अनएम्प्लॉयमेंट। ध्यान दीजिए, क्या कह रहा है कि जब इंडिया में हैंडीक्राफ्ट का डिक्लाइन हुआ तो उसका रिजल्ट क्या रहा? उसका रिजल्ट रहा अनएम्प्लॉयमेंट ऑन अ मास स्केल, बड़े लेवल पर अनएम्प्लॉयमेंट इसका रिजल्ट रहा। और फिर क्या कहता है कि टू टेक अप द एग्रीकल्चर, जब अनएम्प्लॉयमेंट हुआ तो फिर अब क्या हुआ? टू टेक अप द एग्रीकल्चर फॉर देयर लिवलीहुड। अब वो सारे लोग जो अनएम्प्लॉयड हुए वो सारे के सारे एग्रीकल्चर के ऊपर जाकर डिपेंडेंट हो गए अपने लिवलीहुड, जीविका के लिए। और क्या कह रहा है? दिस इंक्रीज द बर्डन ऑफ द पॉपुलेशन ऑन द विलेज ओवर क्राउडिंग इन एग्रीकल्चर। और इसका रिजल्ट क्या रहा कि गांव में एग्रीकल्चर पर ओवर क्राउडिंग मतलब भीड़ और इकट्ठा होनी स्टार्ट हो गई। तो डी इंडस्ट्रियलाइजेशन में डिके ऑफ हैंडीक्राफ्ट हुआ, और डिके ऑफ हैंडीक्राफ्ट की वजह से जो पहला इंपैक्ट रहा वो ये कि हमारी कंट्री में अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी लगातार बढ़नी स्टार्ट हो गई, और वो बेरोजगार लोग कृषि के क्षेत्र में जाके बर्डन बनने स्टार्ट हो गए। पॉइंट नंबर सेकंड आपका इंपोर्ट ऑफ फिनिश गुड्स। क्या कहता है? द इंडियन मेड गुड्स कुड नॉट withstand the foreign competition of the machine made cheaper goods। कह रहा है भारत में बनी हुई चीजें विदेशों में बनी हुई मशीन की चीजों के सामने टिक नहीं पाई, क्योंकि जो विदेशों में मशीन से बनी हुई चीजें होती थी, एक तो उनकी क्वालिटी बहुत बढ़िया होती थी और दूसरी चीज वो चीपर प्रोडक्ट होते थे। ठीक है, सस्ती चीजें होती थी, जिसकी वजह से भारत में बनी हुई चीजें मशीनों से बनी हुई चीजों के आगे जो है कंपटीशन नहीं कर पाई। और इसका रिजल्ट ये रहा, इट इनकरेज द इम्पोर्ट। इसका रिजल्ट ये रहा कि इसकी वजह से भारत आयात बहुत बड़ी मात्रा में करने लगा, इंपोर्ट बहुत बड़ी मात्रा में करने लगा। किसका? तो मैन्युफैक्चर गुड्स फ्रॉम द ब्रिटेन से मैन्युफैक्चर गुड्स का। ठीक है, अब एक और क्वेश्चन हमारे सामने आता है इस सेकंड पॉइंट में कि रीजन फॉर डिक्लाइन ऑफ हैंडीक्राफ्ट, जो हस्तशिल्प है उसका डिक्लाइन कैसे हुआ, किस तरीके से डिक्लाइन हुआ इंडियन हैंडीक्राफ्ट का।
ठीक है, जैसे कि मैंने आपको कहा कि डी इंडस्ट्रियलाइजेशन में उनकी पॉलिसी थी कि भाई इंडियन हैंडीक्राफ्ट को, भारतीय हस्तशिल्प को जो है वो ख़त्म करना है। तो उन्होंने ये कैसे किया, तो मैं आपको क्लियर बोलूँ, उन्होंने एक पॉलिसी अपनाई, जो पॉलिसी थी डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी, हिंदी विभेदात्मक प्रशुल्क नीति, डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी। अब ये डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी क्या होती है जिसकी वजह से इंडियन हैंडीक्राफ्ट का डिके हुआ, तो भैया ये पॉलिसी कुछ ऐसी थी कि अगर भारत कुछ भी एक्सपोर्ट करेगा इंग्लैंड को तो भारत को कोई टैक्स नहीं देना होगा, और अगर जो है इंपोर्ट करेगा इंग्लैंड से तो भी कोई टैक्स नहीं लगेगा। मतलब अगर इंग्लैंड के साथ भारत एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर रहा है तो कोई टैक्स नहीं लगेगा। अगर भारत रॉ मटेरियल अगर भारत रॉ मटेरियल एक्सपोर्ट करता है इंग्लैंड को और वहाँ से फिनिश गुड्स इंपोर्ट करता है तो इसके ऊपर कोई टैक्स नहीं है। लेकिन अगर भारत कभी ऐसा चाहे कि भैया हम अपने हैंडीक्राफ्ट गुड्स को किसी दूसरी कंट्री को एक्सपोर्ट कर देंगे तो उसके ऊपर जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट ने हैवी ड्यूटीज़, मतलब हैवी टैक्स लगा दिया, और इस स्टोरी को नाम दिया गया किस चीज़ का, तो डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी। तो डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी, विभेदात्मक कर नीति, एक ऐसी नीति जिसकी हेल्प से ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इंडिया में हैंडीक्राफ्ट को डिस्ट्रॉय किया। और जैसा कि मैंने आपको कहा कि ये पॉलिसी क्या कह रहा है कि अगर भारत एक्सपोर्ट इंपोर्ट करता है ब्रिटेन के साथ तो नो टैक्स, लेकिन अगर भारत अपने हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट करने की कोशिश करता है तो हैवी टैक्स। तो ये आपका पॉइंट नंबर 2 था। क्लास पॉइंट नंबर 3, लैक ऑफ कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री, पूंजीगत उद्योगों का अभाव। पहले आपको ये देखना होगा कि कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री होती क्या है, पूंजीगत वस्तुओं का उद्योग कहते किसे हैं। क्लास कैपिटल गुड्स रेफर्स टू दोज गुड्स विच आर हेल्पफुल फॉर फर्दर प्रोडक्शन ऑफ द अदर गुड्स। पूंजीगत वस्तु वो है जो आगे दूसरे वस्तुओं के उत्पादन में सहायता करे, जैसे प्लांट, मशीन, ये सारी चीज़ें जो है कैपिटल गुड्स है। और इंडिया में कैपिटल गुड्स की इंडस्ट्री की बहुत कमी थी और ब्रिटिश गवर्नमेंट ने भारत में कैपिटल गुड्स की इंडस्ट्री को बढ़ाने के लिए कोई स्टेप नहीं लिया। वजह बहुत साफ, सीधी और क्लियर थी। अगर भारत में कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री इंक्रीज हो जाए तो इसका मतलब है कि फ्यूचर में भारत कभी भी ब्रिटेन से कैपिटल गुड्स की डिमांड नहीं करेगा, पूंजीगत वस्तुएं मतलब मशीनरीज नहीं खरीदेगा, एक बात। और दूसरी बात, अगर भारत कैपिटल गुड्स बना लेगा तो बहुत आसानी से कैपिटल गुड्स से कंज्यूमर गुड्स का भी प्रोडक्शन होना स्टार्ट हो जाएगा। तो इसलिए कभी भी जो है ब्रिटेन गवर्नमेंट ये नहीं चाहती थी कि इंडिया में कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री का डेवलपमेंट हो, मतलब कि जो है पूंजीगत वस्तु के उद्योगों का विकास हो। आओ चलो समझते हैं। लैक ऑफ कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री, ध्यान देना, capital goods industry refers to those industry which can produce machine tools which are in turn used for the production of article for current consumption। देखो क्या कह रहा है कि कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री वो इंडस्ट्री है जिसमें आप क्या प्रोड्यूस करने वाले हो, जिसमें आप मशीनरीज को प्रोड्यूस करने वाले हो। और ये मशीन कहाँ पे काम आने वाली है, तो ये मशीन जो है आपके काम आएगी प्रोडक्शन करने के। किस चीज़ के प्रोडक्शन करने के, तो करंट कंजम्पशन की चीज़ें। फॉर एग्जांपल ब्रेड, अब ब्रेड बनाने के लिए जो मशीन चाहिए वो मशीन कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री में बनेगी। कपड़े बनाने के लिए जो मशीन चाहिए वो मशीन कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री में बनेगी। तो मतलब कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री का मतलब है मशीन का प्रोडक्शन करना, जो मशीन काम आएगी फर्दर किस चीज़ के प्रोडक्शन में, तो करंट कंजम्पशन के प्रोडक्शन में। अब क्या कहता है, ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल देयर वॉज हार्डली एनी कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री टू प्रमोट फर्दर इंडस्ट्रियलाइजेशन, फ्यूचर इंडस्ट्रियलाइजेशन इन द इंडिया। कहता है ब्रिटिश रूल के ड्यूरेशन में भारत में शायद ही कोई पूंजीगत वस्तु हो जो भारत को फ्यूचर में इंडस्ट्रियलाइजेशन मतलब औद्योगिकरण के काम आए। मतलब ब्रिटेन ने ऐसी कोई कोशिश नहीं की, कोई कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री को, कोई भी कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री इंडिया को लगा के नहीं दिया ताकि जो है भारत फ्यूचर में इंडस्ट्रियलाइजेशन, औद्योगिकरण के बारे में सोच भी पाए। आगे कहता है ब्रिटिश रूल डिड नॉट पे अटेंशन फॉर देयर प्रमोशन एज दे ऑलवेज वांटेड इंडिया टू बी डिपेंडेंट ऑन ब्रिटेन। ब्रिटिश रूल ने कभी भी अटेंशन नहीं दिया किस चीज़ के प्रमोशन पे, तो कैपिटल गुड्स के प्रमोशन पे, क्योंकि वो चाहता था कि इंडिया हमेशा डिपेंडेंट रहे किस पे, ब्रिटेन पे। किस चीज़ के लिए, तो सप्लाई ऑफ कैपिटल गुड्स एंड हैवी इक्विपमेंट्स, जो पूंजीगत वस्तु होंगी और जो भारी इक्विपमेंट्स होंगे उनकी सप्लाई के लिए भारत जो है हमेशा ब्रिटेन पर डिपेंडेंट रहे। यही ब्रिटेन की हमेशा सोच थी। मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ, कैपिटल गुड्स वो गुड्स
जिसमें मशीन्स इंक्लूड होती हैं जो फ्यूचर में प्रोडक्शन के लिए काम आने वाली, भविष्य में उत्पादन के लिए काम आने वाली, कंज्यूमर गुड्स का प्रोडक्शन करने के काम आएगी। जैसे मैंने एग्जांपल दिया कि बेड बनाने के लिए जो मशीन है, वो मशीन जिस फैक्ट्री में बनेगी वो फैक्ट्री कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री है। फिर मैंने आपको कहा ब्रिटेन ने कभी भी इंडिया में कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री के प्रमोशन पर फोकस नहीं किया। फिर मैंने आपको कहा कि ब्रिटेन कभी भी कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री इंडिया में इसलिए प्रमोट नहीं करना चाहता था क्योंकि ब्रिटेन हमेशा चाहता था कि कैपिटल गुड्स के लिए और हैवी इक्विपमेंट्स के लिए जो भारत है वो ब्रिटेन के ऊपर डिपेंडेंट बना रहे। तो ये आपका पॉइंट नंबर 3 था। क्लास पॉइंट 4, लो कंट्रीब्यूशन टू जीडीपी। लो कंट्रीब्यूशन टू जीडीपी मतलब जीडीपी में कम योगदान। कहने का साफ मतलब कि भारत का उद्योग इतना अल्प विकसित था, अंडर डेवलप्ड था कि भारत का उद्योग का योगदान जीडीपी में बहुत कम हुआ करता था। जीडीपी का बहुत कम हिस्सा इंडस्ट्री से हम अर्न करते थे। अब देखो क्या कहता है, द ग्रोथ रेट ऑफ द न्यू इंडस्ट्रियल सेक्टर एंड इट्स कंट्रीब्यूशन टू जीडीपी रिमेन वेरी स्मॉल। भारत में इंडस्ट्रियल सेक्टर का ग्रोथ रेट बहुत धीमा था और जिसकी वजह से इंडस्ट्री का कंट्रीब्यूशन इंडिया की जीडीपी में बहुत स्मॉल, बहुत थोड़ा सा था। मतलब अगर मान लो भारत 100 रुपये कमा रहा है तो 100 रुपये में से हद मार के 1 या 2 रुपये ही वो इंडस्ट्री सेक्टर से कमा पा रहा है। मतलब बहुत कम कंट्रीब्यूशन इंडियन जीडीपी में इंडस्ट्रियल सेक्टर का था। क्लास पॉइंट नंबर 5, लिमिटेड रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में पब्लिक सेक्टर का रोल लिमिटेड होने की वजह से ब्रिटिश गवर्नमेंट के ड्यूरेशन में इंडिया की इंडस्ट्री का डेवलपमेंट नहीं हो पाया। मींस कि सार्वजनिक क्षेत्र बहुत कम क्षेत्रों में निवेश करती थी, जो एक बहुत बड़ी वजह रही उद्योगों के विकास ना हो पाने की वजह से। आओ देखो समझते हैं। द लिमिटेड एरिया ऑफ ऑपरेशन of the public sector was also a significant reason for drawback of the industrial sector। क्या कहता है कि इंडस्ट्रियल सेक्टर के ड्रॉबैक होने के पीछे एक रीज़न है कि जो पब्लिक सेक्टर है वो लिमिटेड एरिया ऑफ ऑपरेशन में डीलिंग करती थी। मतलब कि पब्लिक सेक्टर का लिमिटेड ऑपरेशन एरिया होता था, जो इंडस्ट्रियल सेक्टर के ड्रॉबैक का एक बहुत बड़ा रीज़न है। तो अब पब्लिक सेक्टर डीलिंग करती कहाँ पे थी, तो रेलवेज, पावर जनरेशन, कम्युनिकेशन, पोर्ट्स एंड सम अदर डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग। मतलब रेलवेज में पावर जनरेशन, कम्युनिकेशन, पोर्ट्स और कुछ और डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग में पब्लिक सेक्टर डीलिंग करती थी। फाइनली इसका रिजल्ट क्या रहा? इसका रिजल्ट ये रहा कि इंडिया की इंडस्ट्री सेक्टर रिमेन्ड बैकवर्ड। भारत का जो उद्योग क्षेत्र है वो बैकवर्ड था और बैकवर्ड का बैकवर्ड ही रह गया क्योंकि पब्लिक सेक्टर ने बहुत कम चीज़ों में डीलिंग की। देखो फाइनली इट कैन बी कंडक्टेड दैट द इंडियन रिमेन्ड बैकवर्ड इन द इंडस्ट्रियल सेक्टर। जो भारतीय है, इंडिया जो है वो क्या रह गया, रिमेन बैकवर्ड इन इंडस्ट्रियल सेक्टर। मतलब औद्योगिक क्षेत्र में भारत पीछे था और पीछे ही रह गया ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल के ड्यूरेशन में। मतलब फाइनली आप इस पॉइंट में ये समझ पा रहे हो कि पब्लिक सेक्टर का इन्वेस्टमेंट इंडस्ट्री में कुछ लिमिटेड सेक्टर में था, जैसा कि नाम आपको मैंने बताया, रेलवे, पावर जनरेशन, कम्युनिकेशन, पोर्ट्स एंड सम अदर डिपार्टमेंटल सेक्टर। और इसकी वजह से भारत के उद्योग क्षेत्र का विकास नहीं हो पाया। भारत जो है उद्योग सेक्टर में पहले भी पीछे था और बाद में भी पीछे ही रह गया। क्लास ये आपका पॉइंट नंबर 5 था। इसके अलावा आपको क्लास इस इंडस्ट्री के टॉपिक में एक डेट याद रखनी होगी। मैं आपको एक कंपनी का नाम बताता हूं, टिस्को। टी स्टैंड फॉर टाटा, आई जो है आपका आयरन है, एंड स्टील, एस फॉर स्टील, और सीओ मतलब कंपनी। टिस्को टाटा आयरन स्टील कंपनी। इस कंपनी का स्टेब्लिशमेंट, इस कंपनी की स्थापना 1907 में ये कंपनी स्थापित हुई थी और ये बिहार जमशेदपुर में कंपनी स्थापित हुई थी, मतलब स्टेब्लिश हुई थी। अभी फिलहाल जमशेदपुर जो है वो झारखंड में है। तो आपको इस कंपनी की डेट याद रखनी है कि टिस्को कंपनी जो वो स्टेब्लिश हुआ था 1907 में, ठीक है। और जो है फुल फॉर्म इसका टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, ठीक है। और ये जो मज़े ले रहा है ये मेरा बेटा है, ठीक है। तो सॉरी इसकी तरफ से, मैं बोल रहा हूँ आप लोगों को बाय। ये आपका वीडियो जो है 3rd था, इसमें आपका पूरा इंडस्ट्री सेक्टर हमने कवर किया, ईव ऑफ इंडिपेंडेंस।